गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीतान भाग 2 के दूसरे पार्ट जूझ का सारांश देखेंगे। आप जानते हैं कि बीतान से 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के 10 प्रश्न होंगे। टोटल मार्क्स 10 मार्क्स। ओके, तो हम पाठ के सारांश को देखते हैं। ओके, हम पाठ के सारांश को देखते हैं। जूझ। जूझ का अर्थ होता संघर्ष। इस कहानी में कथानायक आनंदा के जीवन संघर्ष को दिखाया गया है। कथानायक आनंदा कोई और नहीं है, स्वतः लेखक आनंद राव हैं, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। आनंदा में पढ़ने लिखने की अदम्य लालसा थी, लेकिन सबसे बड़ी बाधा क्या थी? खुद उसके दादा अर्थात उसके पिता, जो अपने सुख विलास के लिए आनंदा को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। आनंदा के पिताजी दिन भर गांव में घूमते रहते थे और मौज मस्ती किया करते थे। बाजार में रखमाबाई का कोठा था, जहां सारा समय अपना व्यतीत करते थे। तो अपनी मौज मस्ती के लिए आनंदा का दादा अर्थात उसका पिता उसके भविष्य को दांव पर लगा देना चाहता था, उसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहता था। कितनी विडंबना है! एक पिता जो बच्चे के लिए सबसे बड़ा शुभचिंतक एवं मार्गदर्शक होता है, वह अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहता है। क्या पता चलता है? पता चलता है कि आज भी गांव में पढ़ाई लिखाई के प्रति लोगों में उदासीनता है। वे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन आनंदा पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझता था। वह जानता था कि खेती बाड़ी से इतनी आय नहीं हो सकती है कि जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। वह जानता था कि खेती बाड़ी करने से पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक स्थिति खराब ही होती जाती है। वह यह भी जानता था कि पढ़ लिख लेने के बाद उसे नौकरी मिल सकती है, 2-4 पैसे उसके हाथ में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, वह गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति विठोबा आड़ा की तरह से कोई धंधा कारोबार भी कर सकता है। बहुत ही दूरदर्शी और समझदार जुआ है, किशोर है। उसमें दूरदर्शिता है, समझदारी है। इसी संदर्भ में गांव में कोल्हू और गन्ने की पेराई का एक जिक्र आया है। कोल्हू से गन्ने की पेराई होती है। वहां 2 तरह की मानसिकता देखने को मिलती है। कुछ किसान होते हैं जो गन्ने की पेराई शुरू में कर देते हैं। वे सोचते हैं कि इससे गुड़ की कीमत अधिक मिलेगी, क्योंकि कोई भी फसल बाजार में जब पहले आती है तो उसकी कीमत अच्छी मिलती है। और कुछ किसान यह सोचकर बाद में गन्ने की पेराई करते हैं कि अगर ईख की फसल देर तक खेत में रहेगी तो रस गाढ़ा हो जाएगा और गुड़ अधिक निकलेगा। लेकिन आनंदा का पिता शुरू में ही अपना कोल्हू चलवा देता है, गन्ने की पेराई कराता है। तो शुरू में ही गन्ने की पेराई हो जाने से लेखक खेती बाड़ी के काम से निश्चिंत हो गया है। अब वह सोचता है कि 1 साल तो बर्बाद हो ही गया है। चौथी तक उसकी पढ़ाई हुई। चौथी की पढ़ाई के बाद पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़ा दी। 1 साल तो उसका वैसे ही बर्बाद हो गया। अब दिसंबर का महीना आ गया है, दूसरे साल में भी, तो वह नहीं चाहता कि उसका दूसरा साल भी बर्बाद हो जाए। वह येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से 5वीं कक्षा में पढ़ने की अपनी लालसा को पूरी करना चाहता है। अब सवाल उठता है कि वह किससे बात करे। पिता के अड़ियल रवैये के कारण कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं रखता है। वह एक दिन एकांत में अपनी माँ से अपनी पढ़ाई लिखाई की इच्छा को पूरी करने की बात करता है और माँ से मदद की अपेक्षा करता है। लेकिन माँ कहीं न कहीं विवश अपने आप को पाती है। वह जानती है कि पढ़ाई लिखाई की बात करने से आनंदा का पिता
उसे दंडित करेगा, उसे मारेगा, पीटेगा, इसलिए वह भी साहस नहीं जुटा पाती है। लेकिन आनंदा के अंदर एक तीव्र लालसा है, वह जैसे भी हो अपने पढ़ने लिखने की इच्छा को पूरी करना चाहता है। उसे ध्यान आता है कि गांव में दत्ताराव देसाई जी प्रतिष्ठित एवं संभ्रांत जमींदार हैं, जिनका गांव में प्रभाव है, सभी लोग उनकी बात मानते हैं। उसके दिमाग में विचार आता है कि क्यों नहीं दत्ताराव देसाई जी से मदद ली जाए, उनसे बात करके पिता पर दबाव बनवाया जाए। मां से वह आग्रह करता है, मां मान जाती है। मां को लेकर वह दत्ताराव देसाई के घर जाता है, उनसे अपनी पढ़ाई लिखाई की बात करता है। वो उनसे स्पष्ट कर देना चाहता है कि उसके अंदर पढ़ने लिखने की एक तीव्र लालसा है, वह पढ़ना लिखना चाहता है, लेकिन उसका पिता ही उसमें सबसे बड़ी बाधा है। वहीं वह बताता है कि उसका पिता उसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहता, खेती बाड़ी के काम में लगा देना चाहता है, खुद दिन भर गांव में घूमता रहता है, रखमाबाई के कोटे पर अपना समय व्यतीत करता है। दत्ताराव देसाई एक समझदार व्यक्ति है, शिक्षा का महत्व उन्हें पता है, बात उनकी समझ में आ जाती है। माँ बेटे दोनों को घर भेज देते हैं, यह कहकर कि शाम को आज वह आनंदा के पिता को उनके घर भेज दें, वह उसे समझा देंगे। आनंदा से भी वह बात करते हैं, सारी चीजें उन्हें पता चलती हैं। पता चलता है कि आनंदा की पढ़ाई लिखाई 1 साल से छूट गई है। अगर दिसंबर में उसका नाम लिखा दिया जाए तो दूसरा साल खराब नहीं होगा, वह 5वीं में पढ़ाई फिर से शुरू कर लेगा। आनंदा उन्हें विश्वास दिलाता है कि दिसंबर में पढ़ाई शुरू करने के बाद भी वह इतनी मेहनत करेगा कि अपनी सारी तैयारी कर लेगा और वह परीक्षा भी पास हो जाएगा। व्यर्थ के कार्यों में कहीं वह अपना समय व्यतीत नहीं करेगा, ऐसा देसाई को आनंदा आश्वासन भी देता है। बात आगे बढ़ती है। शाम को जब आनंदा का पिता घर लौट कर आता है तो माँ बताती है कि मैं साग भाजी देने के बहाने देसाई जी के घर गई थी, उन्होंने आपको बुलवाया है। उनका कहना था कि बहुत दिनों से आप उनके घर नहीं गए। अब देखिए, माँ साग भाजी का बहाना बनाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आनंदा के पिता को यह बात पता चल गई कि वह पढ़ाई के मार्फत उस पर दबाव डलवाने के लिए दत्ताराव जी के घर गए थे, तो निश्चय ही वह उन पर अत्याचार करता, उनकी कुटाई पिटाई करता। बहरहाल आनंदा का पिता देसाई जी के घर जाता है। आनंदा का पिता दत्ताराव देसाई जी के घर जाता है, वहां बातचीत होती है। आनंदा के पिता पर दत्ताराव देसाई दबाव बनाते हैं, उसे इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि वह आनंदा को दूसरे दिन से पाठशाला भेजेगा। यह भी बताते हैं कि उसका इस तरह से घूमना, रकमाबाई के कोठे पर जाना ठीक नहीं है, उसे स्वयं खेती का काम करना चाहिए और अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहिए। बहरहाल जैसे तैसे वह दत्ताराव देसाई की बात मान लेता है, घर आता है, अपने बेटे को पाठशाला जाने की अनुमति तो देता है, लेकिन शर्तों के साथ। वह 3 शर्तें रखता है। पाठशाला 11 बजे से शुरू होती है, सुबह 6 बजे बस्ता लेकर आनंदा खेत पर काम करने जाएगा, 11 बजे तक काम करेगा, 11 बजे के बाद ही पाठशाला जाएगा। पाठशाला से लौटने के तुरंत बाद घर पर बस्ता रखकर वह खेत पर जाएगा, वहां पानी लगाएगा, ढोर चराएगा। जिस दिन खेतों पर काम अधिक होगा उस दिन वह गैर हाजिरी लगाएगा। इन शर्तों के साथ वह आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए राजी हो जाता है। आनंदा भी उसकी हर शर्त मान लेता है। क्योंकि वह परिश्रमी है, वह कामचोर नहीं है, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर पढ़ने लिखने की अदम्य लालसा है। सहर्ष स्वीकार कर लेता है, पिता की हर शर्त मान लेता है।
दूसरे दिन से पाठशाला जाना शुरू कर देता है। पाठशाला जाने के बाद बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होती है। 5वीं कक्षा में जाकर बैठता है, जहां उसके मात्र 2 परिचित उसके उसके अपने ही मोहल्ले के बच्चे हैं, जो उसकी उम्र से छोटे हैं, जिन्हें वह कम बुद्धिमान समझता है। सब बच्चे उससे कम उम्र के हैं। इतना ही नहीं, वह पुरानी धोती पहनकर और गमछा लेकर विद्यालय गया है, जिसका बच्चे मजाक उड़ाते हैं। चौहान नाम का एक बच्चा है, जो उसका गमछा छीन लेता है और मास्टर साहब की मेज पर रख देता है। मास्टर साहब रणनवरे आते हैं, पता चलता है कि गमछा आनंदा का है। आनंदा को डांटते हैं। उनके जाने के बाद वह चौहान नाम का शरारती बच्चा पीछे से आनंदा की धोती खोल देता है। आनंदा परेशान हो जाता है, दीवार के सहारे पीठ करके बैठता है, किसी तरह से पहला दिन व्यतीत करता है। उसे लगता है कि पाठशाला आने की उसने भूल की है, क्योंकि उसका कोई परिचित नहीं है। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, सब उससे कम उम्र के हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह उठते ही वह पाठशाला जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्षण भर के लिए उसके मन में एक हीन भावना पैदा होती है, लेकिन वह हीन भावना पर तुरंत ही विजयी हो जाता है। वास्तव में जिस व्यक्ति के अंदर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की अदम्य लालसा होती है, कोई भी परिस्थिति उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती है। आनंदा विद्यालय जाता है। धीरे 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 पाठशाला में उसका मन लगने लगता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है और पढ़ाई में धीरे धीरे उसकी काबिलियत बढ़ती जाती है। बसंत पाटिल नामक एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, जो एक मेधावी छात्र है। गणित का उसका ज्ञान विशेष है, गणित में विशेष बुद्धि है। गणित के प्रश्नों को वह हल करता है। अपने प्रश्नों को हल करने के साथ साथ दूसरे बच्चों के भी प्रश्नों को हल करता है। गणित अध्यापक जो कक्षाध्यापक भी हैं, मंत्री मास्टर बसंत पाटिल को मॉनिटर बना देते हैं। लगता है आनंदा को कि मॉनिटर तो उसे होना चाहिए, क्योंकि उम्र में वह बड़ा है, पहले से वह पढ़ता रहा है। लेकिन मेधावी होने के कारण बसंत पाटिल को मॉनिटर बनाए जाने से बाद में उसके मन में सहमति पैदा हो जाती है। बसंत पाटिल से उसकी दोस्ती हो जाती है। अपनी मेहनत के बल पर गणित के प्रश्नों को वह भी हल करने लगता है और बसंत पाटिल के साथ साथ अन्य बच्चों की मदद भी करने लगता है। अब देखिए, सलगेकर जी मराठी के अध्यापक हैं। बहुत सुंदर पढ़ाने का उनका ढंग है। कविताओं को सस्वर सुनाते हैं, भाव के अनुसार अभिनय भी करते हैं। दूसरे अन्य कवियों की कविताएं भी समय समय पर सुनाते रहते हैं। इतना ही नहीं, अपनी स्वरचित कविताएं भी बच्चों के सामने सुनाते रहते हैं। तुक, लय और छंद का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है। आवाज भी बहुत मधुर है। पढ़ाते समय आनंदा उनकी पढ़ाई में रम जाता है। धीरे 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 सौंदलगेकर जी की कविताओं से वह प्रभावित होता है और उसके अंदर भी कविताओं के प्रति लगाव पैदा होता है। वह भी कविताओं की तुकबंदी शुरू कर देता है। सौंदलगेकर जी को दिखाता है। सौंदलगेकर जी उसकी सराहना करते हैं। दूसरी कक्षा के बच्चों के सामने उससे कविताएं गवाते हैं। कुछ कवियों की पुस्तकें और कविताएं भी आनंदा को देते हैं, सराहना करते हैं, उसे प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं।
सौंदरगेकर जी की प्रेरणा की ही देन है, सौंदरगेकर जी का ही असर है कि आनंदा का साहित्य के प्रति, कविताओं के प्रति लगाव बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अब देखिए, खेतों में काम करते समय आज वह कविताओं को सस्वर गाता है, अभिनय भी करता है। कभी वह, अब देखिए, अपनी धोती में कागज और पेंसिल रखता है, और जब कागज पेंसिल न होने की स्थिति में वह भैंस की पीठ पर लकड़ी से कविताओं को लिखता है और चट्टानों पर पत्थर से लिखता है। एक चीज आपको बता दें, कविता के लगाव से पहले खेतों में काम करते समय आनंदा को अकेलापन खटकता था। वह चाहता था कि उसके साथ कोई बातचीत करने वाला होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे कविताओं के प्रति लगाव बढ़ता गया, वैसे वैसे अकेलापन उसे अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि अकेलेपन में वह कविताओं को सस्वर गा सकता था और स्वतंत्र रूप से अभिनय भी कर सकता था। यह है जूझ, और इस जूझ का असर, संघर्ष, अध्यवसाय, निरंतर अभ्यास के बल पर व्यक्ति बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेता है। अगर लगन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो व्यक्ति किसी भी उद्देश्य में सफल हो सकता है। आनंदा का संघर्ष इस बात को प्रमाणित करता है। आनंदा ने अपनी जूझ के बल पर, अपने संघर्ष से न केवल अपनी पढ़ाई लिखाई की इच्छा को पूरी की, बल्कि एक सफल साहित्यकार भी बनने में सफल हुआ। तो यह है आनंदा के जीवन का संघर्ष। ओके, आप इस चीज को समझ गए होंगे। ध्यान से इसको एक बार और सुन लीजिएगा, और लेसन को पढ़ना मत भूलिएगा। लेसन को अवश्य पढ़ लीजिएगा। हो सकता है सारांश बताते समय कुछ बातें छूट गई हैं, आप पढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छी कहानी है, और कम से कम यह आज के किशोर वर्ग के लिए तो कहीं न कहीं बहुत प्रेरणादायी भी है। तो इस कहानी को पढ़ लेंगे, सारांश को सुन लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। ओके।